हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन इन दिस डेज। बच्चों, आज से हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद में क्लास 8th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से समांतर रेखाएं, ये चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 9 है, उसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन हम लोग 1 बाय 1 देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, जो इकाई 9 है, इकाई 9 जो है समांतर रेखाएं, इस समांतर रेखाओं को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि समांतर रेखा होता क्या है। तो बेटा, ये हमारा जो पेज है, ये पेज क्या है? एक समतल है। समतल, जिसे हम अंग्रेजी में इसे कहा करते हैं प्लेन है। अगर हम किसी प्लेन में बहुत सारी लाइंस खींचें, बहुत सारी लाइंस इस तरह से हम खींचे, ओके, तो सपोज कर लेते हैं लाइन L है, ये M है, ये N है, ये P है, ये Q है। दीज आर द लाइंस। तो ऐसी दो लाइंस जिनको कॉन्टिन्यूसली हम आगे की तरफ बढ़ाते रहें और ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइन क्या होंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब बेटा देखो, ये लाइन L है। अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर इंटरसेक्ट कर गई, तो L और M कभी भी समांतर रेखाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अगर इसी M को मैं आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाता चला जाऊं तो ये Q को भी कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो M और Q भी आपस में समांतर रेखा नहीं है। लेकिन अगर मैं N को और P को इसी तरह से लगातार आगे की तरफ बढ़ाता जाऊं तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम कह सकते हैं रेखा N रेखा P की समांतर होगी। तो ऐसी रेखा है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसी रेखाएं जो किसी समतल में दोनों तरफ बढ़ाने से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। ये बच्चा हो गया समांतर रेखा की परिभाषा। ऐसी रेखाएं जो किसी समतल में दोनों तरफ बढ़ाने से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। नाम से पता है कि समांतर का मतलब होता है समान अंतर। ओके। अगर दो रेखाओं के बीच का अंतर अर्थात दूरी एक दूसरे के समांतर है, ये दूरी इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, अगर ये हर बिंदु पर क्या होगी? समान होगी, तो हम ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। अब यहां पर एक आता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बच्चों क्या होगा? अगर दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा है जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं L और M। अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा मान लेते हैं T, इसको इस तरह से काटती है, तो हम लोग इसको कहेंगे तिर्यक रेखा। ठीक है। तो वह रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर
अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं तिर्यक रेखा कहलाती है। तो बेटा सपोज कर लेते हैं एक लाइन मेरे पास ये एल है और दूसरा लाइन क्या है, एम है। हमने दो लाइन लिया, ये दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं और समांतर नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर उसको एक तिर्यक रेखा इस तरह से दो अलग अलग पॉइंट पर काटे, जैसे इस लाइन को ये यहाँ काटी पी पर और इस लाइन को एम को ये तिर्यक रेखा कहाँ काटी, क्यू पर काटी, तो दोनों लाइनों को ये रेखा जो तिर्यक रेखा जो तिरछी रेखा है उसको अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, तो ये रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब अगर ये तिर्यक रेखा इस दोनों लाइनों को कट करती है तो ये यहाँ पर एक कोण ये बनता है, दूसरा कोण ये बनेगा, तीसरा कोण ये बनेगा और चौथा कोण ये बनेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कोण 5 बनेगा, यहाँ पर कोण 6 बनेगा, यहाँ पर कोण 7 बनेगा और यहाँ पर कोण 1 बनेगा। ठीक है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 तरह के कोण बनते हैं, जिनका नाम यहाँ पे रख दिया गया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। बेटा इसमें से अगर मैं दो दो कोण को एक साथ रखूं तो उन कोणों का एक स्पेशल नाम रखा गया है, जैसे संगत कोण। संगत कोण, तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो बेटा देखो इस लाइन के और इस लाइन के एक कॉर्नर का ये कोण, कोण 1 और ये कोण, कोण 1 और कोण 5, ये कैसे कोण कहलाएंगे, हमेशा संगत कोण का जोड़ा कहलाएगा। इसी तरह से नीचे वाला अगर ये कोण 2 लें और कोण 6 लें तो कोण 2 कॉमा कोण 6 ये भी संगत कोण कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं इस लाइन के बाएं तरफ की बात करूं तो कोण 4 और इस लाइन के ऊपर इस लाइन के बाएं, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के बाएं ये वाला एंगल कोण 4 तथा कोण 8, ये कौन से कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। इसी तरह से इस लाइन के नीचे कोण 3 है और इस लाइन के नीचे कोण 7 है, तो कोण 3 तथा कोण 7 कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर अंतः कोण, बेटा यहाँ पे अंतः डाल लो, अंतः माने अंदर का और एकांतर माने लाइन के एक इधर और एक इधर, जैसे ये हमारी एक लाइन है और ये दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें जो एंगल 2, 3, 5 और 8 बन रहे हैं ये सब के सब एंगल अंतः कोण कहलाएंगे। अब अगर एक कोण मैं इस बगल का लूँ और एक कोण इस बगल का लूँ और आमने सामने का लूँ तो एक तरह से वो एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ कोण 2 तथा कोण 8 ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। कोण 2 तथा कोण 8 ये कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। इसी तरह से कोण 3 तथा 5 भी क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से बच्चों अगर मैं इस लाइन के एक तरफ के अंदर के दोनों कोण लें तो ऐसे दोनों कोणों का जोड़ा सह अंतःकोण के नाम से जाना जाता है। जैसे कोण 2 तथा कोण 5 ये सह अंतःकोण कहलाएंगे, इसी तरह से कोण 3 तथा कोण 8 भी सह अंतःकोण कहलाएंगे। तो यहाँ बेटा लिखा गया है कि सह अंतःकोण क्या है, जैसे कोण 2 तथा कोण 5 और कोण 3 तथा कोण 8 ये कौन से कोण कहलाएंगे, सह अंतःकोण के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं कि अगर कोई तिर्यक रेखा हम लें, अगर एक तिर्यक रेखा लें और ये दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें तो जैसे अगर ये मान लें ये रेखा है और ये रेखा है, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है तो यहाँ पर ये एंगल 1 बनेगा,
ये 2 बनेगा। तो बेटा ये एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल होंगे? ये होंगे संगत कोण। तो ये जो संगत कोण होते हैं प्रच्छेदित करें तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा कोण है? संगत कोण है। तो बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इसी तरह से मैं अगर ये कहूँ एंगल ये 3 ले लूँ और इस एंगल को मैं कहूँ 4 ले लूँ तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस एंगल को मैं 5 ले लूँ और इस एंगल को मैं 6 ले लूँ तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर नीचे का कोण मैं 7 ले लूँ और ये 8 ले लूँ तो कोण 7 भी कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा, उनके एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? अब इनके एकांतर कोण होंगे, जैसे पीछे हमने बताया कि अंदर के कोण 3 तथा कोण 6। देखो इस कोण का नाम है 3 और इस कोण का नाम है 6। ये एकांतर कोण होंगे। बेसिकली एकांतर अंतः कोण होते हैं तो हम इसको एकांतर अंतः कोण लिखेंगे। ये आपस में इक्वल होंगे अर्थात कोण 3 बराबर कोण क्या होगा? 6 होगा। तथा इधर देखो ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी एकांतर अंतः कोण होंगे। ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण 7 कोण 2 के बराबर होगा। अब तीसरा एक चीज हम लोगों को और जानना चाहिए कि इसके जो सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण मतलब एक तरफ के कोण, सह अंतः कोण कोणों का योग सदैव 180 अंश का होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखो ये दो लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, इसके अंदर के कोण बने 3 और 2। ये एक लाइन के तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण हैं तो 3 और 2 सह अंतः कोण कहलाएंगे। तो इन दोनों अंतः कोणों का योगफल बच्चा सदैव 180 अंश होगा। इसी तरह से कोण 7 तथा कोण 6 का भी योग हमेशा क्या होगा? 180 अंश होगा। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरह से कट करती हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उनके एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं तथा सह अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश का होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज हमें और जानना चाहिए कि अगर यह एक रेखा है L और इसके समांतर मैं दो रेखाएं खींच देता हूं। इस L के समांतर एक रेखा हमने खींच दिया P और इसी के समांतर एक रेखा हमने खींच दिया Q। तो अगर किसी एक रेखा के समांतर हम दो अन्य रेखाएं खींचते हैं P तथा Q जो दी गई रेखा L के समांतर, अर्थात L P के समांतर है और L Q के समांतर है। यहां L P के समांतर है तथा L Q के समांतर है। तो अगर ये रेखा इसके भी समांतर हो और ये रेखा इसके भी समांतर हो तो रेखा P और Q भी आपस में समांतर होंगे। तब P तथा Q भी आपस में समांतर होंगे। तो हम कह सकते हैं एक ही समतल में एक रेखा के समांतर
खींची गई दो रेखाएं आपस में भी समांतर होती हैं, आपस में भी समांतर होती हैं। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो ये दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि परिभाषा ही बताया गया है कि दो समांतर रेखाएं आपस में परिच्छेदित नहीं करती। तो हम कहेंगे कि जब एक ही समतल में एक रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची गई तो ये रेखा भी आपस में समांतर होंगे। अब जब P और Q समांतर होंगे तो ये एक दूसरे को प्रच्छेदित भी नहीं करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा P तथा Q कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ओके, तो अब आइए चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग अभ्यास 9A सॉल्व करते हैं। तो बेटा समांतर रेखा में अभ्यास जो 9A दे रखा है, अभ्यास 9A, उसका पहला क्वेश्चन क्या है जरा आप इसको देखो। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं, इसको देखते हैं कि ये इसका पहला क्वेश्चन है क्या। बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9A। देखो यहाँ अभ्यास 9A में पहला क्वेश्चन लिखा है कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है, एक रेखा दिया हुआ है बेटा AB। अब रेखा को क्या करेंगे, हम लोग पेंसिल से खींचेंगे। हम लोग यहाँ चूँकि वीडियो में क्लियर फोटो दिखे इसलिए पेन से खींच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेखा AB खींच लेते हैं। इस तरह से एक कोई भी रेखा AB हम लोग खींच लेते हैं। इस रेखा का नाम हम लोग क्या रखेंगे, AB। अब इस AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या खींचना है, एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक सेट स्क्वायर मिलता है, इस तरह का एक सेट स्क्वायर मिलता है, जिसकी सहायता से हम लोग इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। तो संयोग से हम देखो कैसे खींचेंगे। तो इस सेट स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये सिरा है, संयोग से मेरा सेट स्क्वायर टूटा हुआ है, इस सेट स्क्वायर के हेल्प से ये जो हमारी सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा की सहायता से ऐसे हम इसको मिलाएंगे, एकदम सीधी रेखा पर इस तरह से मिलाएंगे। और देखो यहाँ पर इस पर 90 अंश के कोण पर एक मार्क किया गया है 1 2 3 4 5। तो बेटा 5 सेंटीमीटर पर हम यहाँ क्या कर लेंगे, इस तरह से मार्क लगा देंगे। फिर इसको हम डिस्प्लेस कर देंगे, कहीं दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ ले जाके उसी तरह से मिला करके पुनः 5 सेंटीमीटर, देखो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लगा देंगे। अब पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से हम इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो बेटा ये जो रेखा हो गई सी, मान लेते हैं इसका नाम हो गया CD, जो इस AB रेखा के समांतर है और इस AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचो। तो यहाँ भी बेटा क्या है, एक दी हुई रेखा है। देखो एक रेखा है, सपोज कर लेते हैं ये एक AB रेखा है। ओके, एक रेखा क्या है, AB दिया हुआ है। अब कहता है किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, सपोज कर लेते हैं एक बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। अब इस बिंदु से हमें क्या खींचना है, बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो इस बिंदु से हमें एक समांतर रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम इस AB पर एक कोई बिंदु कहीं भी ले लेंगे P, ठीक है, और इस AP को मिला देंगे। इस AP को क्या कर देंगे, मिला देंगे।
तो सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम Q था, जो इस AB पर न स्थित होकर के AB के बाहर दिया था। हमने AB पर कोई एक बिंदु P लिया, बिंदु QP को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे को मिला दिया। अब इस AB के समांतर इस बिंदु Q से क्या खींचना है, एक समांतर रेखा खींचना है। तो बट्टो हम लोग कंपास में इस तरह से एक पेन लगा रखा है। आप लोग कतई पेन नहीं लगाइएगा, एक शार्प पेंसिल लगाइएगा और शार्प पेंसिल के ही थ्रू क्वेश्चन को ड्रॉ करिएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने कंपास में कोई भी अपनी इच्छा से एक दूरी लेंगे और इस P को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम लोग इस तरह से बनाएंगे, एक आर्क हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक, फिर डिस्टेंस आपका वही रहेगा, डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है। ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आपने इधर से बनाया है तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिंदु Q पर कंपास का नोक रखोगे और एक आर्क क्या लगाओगे, इस तरह से आप लगाओगे, एक आर्क इस तरह से आप लगाओगे। ओके, अब हमको क्या करना है, ये जो पहला आर्क लगा ये इसको किस पॉइंट पर कट किया, यहाँ पर कट किया, सपोज कर लेते हैं M, और यहाँ पर कट किया, सपोज कर लेते हैं इसका नाम N है। अब हम अपने कंपास में इस M और N के इक्वल डिस्टेंस लेंगे। तो देखो कैसे, कंपास का नोक हम यहाँ रखेंगे और N पर हम इसको ले जाएंगे। ठीक, ये डिस्टेंस कंपास में मेजर हो गया। अब वही जो डिस्टेंस आपने कंपास में अभी भी मेजर किया है वो इस पॉइंट पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर, क्योंकि इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। और एक आर्क इस तरह से हम लोग लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को किसी न किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो बेटा ये जो रेखा हुई इस AB के समांतर हुई और इस AB के बाहर किसी बिंदु से खींची गई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखियो। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG रेखाएं खींची गई हैं। मतलब BC इसके भी समांतर है और BC इसके भी समांतर है। कहता निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, कितने समलंब त्रिभुज हैं, कितने समलंब हैं और कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा पहला यहाँ पर देखो, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ABC, इस BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है और यहाँ से एक रेखा क्या खींचा गया है, FG खींचा गया है। अब अगर ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो हमें ये बताना है पहला में कितने समलंब हैं। तो समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, समलंब की परिभाषा आपने पढ़ा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक भुजा कम से कम क्या हो, समांतर हो। तो देखो अगर इस चतुर्भुज की बात करें, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो इस चतुर्भुज की बात करें तो इसमें ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो एक समलंब बन गया FDEG, एक समलंब चतुर्भुज बन गया। दूसरा अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, तो DBCE, दूसरा क्या बना, DBCE, ये भी एक समलंब चतुर्भुज बना। और अगर मैं इस पूरे बड़े की बात करूं तो इस बड़े चतुर्भुज में ये भुजा इस भुजा के समांतर हुआ। तो हम कह सकते हैं FBC और G ये क्या होंगे, 3 समलंब चतुर्भुज होंगे। अब चौथा देखो, दूसरा देखो क्या है। दूसरा में कहता है कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा देखो एक त्रिभुज तो आपके पास यहाँ दिख रहा है AFG, ये देखो एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर AFG एक त्रिभुज बना। दूसरा त्रिभुज क्या बना बेटा, ADE दूसरा त्रिभुज बना। और तीसरा त्रिभुज क्या बना, ABC, तीसरा त्रिभुज बना ABC। तो इस तरह से इस चित्र में कुल 3 त्रिभुज दिए गए हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है
कि एल तथा एम दो समांतर रेखाएं हैं और टी एक तिर्यक रेखा है। यदि कोण ए बराबर 30 अंश, तो बेटा इस फिगर को हम लोग कॉपी पर बनाते हैं। ये देखो, ये दो रेखा है जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और टी कैसी रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। और ये कोण कितना बनाता है, 1 2 3 4, फिर बनाता है 5 6 7 और 8। तो कहता है यदि कोण एक बराबर 30 डिग्री, तो बेटा ये कोण जो एक दिया है वो कितना डिग्री दे रखा है, कोण 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कोण 1 आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो अगर कोण 1 30 डिग्री दे रखा है तो कहता शेष कोणों को बताओ। तो हम जानते हैं कि कोण एक का संगत कोण कोण 5 है। तो कोण एक का संगत कोण 5 है, तो संगत कोण क्या होगा, कोण एक बराबर कोण 5 होगा। तो कोण एक अगर 30 है तो कोण 5 भी बेटा 30 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोण भी कितने अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया। अब बताओ, आपने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं तो ये कोण और ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो बेटा कोण 1 और 3 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण इसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 तथा कोण 3। कोण 1 तथा कोण 3 ये भी 30 अंश का होगा। और इसी तरह से आपने कोण 5 और 7 को भी कह सकते हो, कोण 5 तथा कोण 7 भी आपस में इक्वल होगा। तो ये भी 30 अंश का ही होगा। तो बेटो आपको कितना मिल गया, ये भी आपको 30 अंश का मिल गया, ये भी आपको 30 अंश का मिल गया। अब बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोण 5 और 4 ये कैसे कोण हैं, सह अंतः कोण है। तो जो सह अंतः कोण होते हैं उनका सम, उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ कहेंगे कोण 4 तथा कोण 5, कोण 4 तथा कोण 5 दोनों का योग 180 अंश हुआ। तो इसमें आप क्या कर दो, ये कोण 5 की वैल्यू क्या है, 30 अंश है। तो बेटा यहाँ कोण 5 की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 30 अंश रखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण 4 की वैल्यू निकलेगी, 30 को इधर भेज दीजिए, 180 माइनस 30। तो कोण 4 की वैल्यू निकलेगी, 180 में से 30 घटाओगे कितना होगा, 150 अंश। तो बेटा कोण 4 हो गया आपका 150 अंश। तो अब कोण 4 और कोण 2 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 150 अंश हो गए। तो पुनः शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, कोण 4 तथा कोण 2। कोण 4 बराबर कोण 2 होगा, वो भी क्या होगा, 150 अंश हो गया, 150 अंश का हो गया। तो इस कोण को भी हमने क्या कर दिया, 150 कर दिया। तो बेटा अब बताओ, अगर ये 150 है तो ये दोनों कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे। तो कोण 2 कोण किसके इक्वल होगा, कोण 6 के इक्वल होगा, क्योंकि संगत कोण भी आपस में इक्वल होते हैं। तो कोण 2 आपने निकाला 150 अंश का, तो कोण 6 भी क्या होगा, 150 अंश का हो गया। अब कौन सा कोण बच गया, 8 बच गया। ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो कोण 6 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। तो वो भी हो गया 150 अंश। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या है, कहता पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है। देखो फिगर में ABC एक त्रिभुज इस तरह से बना रखा है, एक त्रिभुज इस तरह से बना रखा है ABC। पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समांतर है। तो देखो बेटा, इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींचा है BD, ये रेखा हो गया BD।
क्या हो गया बी डी, जो क्या है इस भुजा ए सी के ये समांतर है। फिर इसने कहा ए सी बी 30 अंश, तो बेटा ए सी बी ये इस कोण का नाम माप दे रखा 30 अंश। फिर कहता है ए बी डी इस अंश का कोण दे रखा है ये 28 अंश। ठीक, तो कहता है कोण ए बी सी, हमें बताओ कोण ए बी सी का मतलब क्या हुआ, हमें बताना है ये कोण कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर कहता है डी बी के, तो के क्या है इस फिगर में आप देख रहे हो के को इधर की तरफ बढ़ाया गया है, ये के है, तो हमसे पूछा जा रहा है इस कोण की माप क्या होगी। और कहता बी ए सी, साथ ही साथ इस कोण की माप क्या होगा। तो बेटा आप इस समझते रहो कि ये रेखा देखो ए सी रेखा जो है यहाँ पर क्या है ए सी और डी बी आपस में क्या है समांतर है, समांतर है। तो बेटा देखो अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये कोण जो है और ये कोण आपस में कैसे होंगे संगत कोण होंगे, तो समांतर हैं। अतः कोण डी बी के, कोण डी बी के और ए सी बी तथा कोण ए सी बी कैसे कोण होंगे संगत कोण हैं। अतः कोण डी बी के किसके बराबर हो गया कोण ए सी बी, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ए सी बी कितना है 30 अंश, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको 30 अंश। तो बेटा एक चीज़ हमको मिल गया जो डी बी के पूछ रखा था, डी बी के आपको मिल गया कितना अंश 30 अंश बच्चों मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है ये कोण कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ये एक सीधी रेखा है, तो आप लिखोगे के बी सी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है और किसी सीधी रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। अतः एक तरफ के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा कोण डी बी के, अतः कोण डी बी के धन, देखो डी बी के धन ए बी डी धन ए बी डी धन ए बी सी धन ए बी सी किसके अंश के बराबर होगा 180 अंश होगा। तो बच्चों डी बी के आपने यहाँ निकाला 30 अंश, तो यहाँ पे रखूँगा 30 अंश। फिर कहता ए बी डी कितना दे रखा है 28 अंश, और ए बी सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे 8 and 0 8 3 और 2 5 58 अंश प्लस कोण ए बी सी इज इक्वल टू 180 अंश हुआ। तो कोण ए बी सी बराबर हो गया 180 माइनस 58, तो 10 में से 8 चला जाएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 चला जाएगा 2 और बचेगा यहाँ पे 122 अंश का कोण आपका ए बी सी होगा। तो ये कितना हो गया 122 अंश। अब आप सभी लोग जानते हो कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। तो लिखोगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है, अतः हम कह सकते हैं कोण ए बी सी ये कोण धन कोण ए सी बी मतलब ये कोण धन कोण बी ए सी कितना होगा 180 अंश का होगा। ए बी सी आपने अभी निकाला 122 अंश, ए सी बी आपका दिया हुआ है 30 अंश और धन कोण बी ए सी 180 अंश है। तो बेटा इसे जोड़ेंगे तो 152 अंश ये हो गया, 2 और 0 2 2 3 5 1 152 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 अंश,
तो कोण BAC हो जाएगा 180 अंश माइनस 152, तो 10 में से 2 चला जाएगा 8, 7 में से 5 चला जाएगा 2, तो AB कोण कितना हो जाएगा 28 अंश का हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा दूसरा बहुत छोटा सा काम करते तो आप ये कहते कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये 28, तो ये भी 28 हो सकता था। तो आप यह भी कह सकते थे क्या कि AC, या इसको ऐसे लगाते AC क्या है BD के क्या है समांतर है, समांतर है, तथा AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः कोण BAC बराबर कोण ABD बराबर हो जाएगा 28 अंश, क्योंकि ये हैं एकांतर अंतः कोण। तो चाहे आप इस प्रोसेस से बनाएं चाहे आप इस प्रोसेस से बनाएं, दोनों में आपको समान मार्क मिलेगा। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है आप इसको देखें। लिखा है कि, ध्यान से देखें, लिखा है कि चित्र में R जो है P पर 90 अंश का कोण बनाता है। R परपेंडिकुलर टू P, R लंब है P पर और R लंब है Q पर। तो बेटा ये कोण 90 अंश और ये कोण होगा आपका 90 अंश। तो क्या कहता P समांतर होगा Q के, P समांतर होगा Q के। तो हाँ बच्चों, अगर किसी एक रेखा पर दो लंब कोण बना दिया जाए तो आप एक ही रेखा पर खींची गई दो लंबवत रेखाएं, खींची गई दो लंबवत रेखाएं आपस में समांतर होंगी, आपस में समांतर होंगी। क्यों बेटा, देखो ये आपका R है और इस पे आपने 90 अंश का कोण बना दिया और इस पर भी आपने एक 90 अंश का कोण बना दिया। तो बेटा ये दो रेखाएं हैं जो एक दी गई रेखा पर क्या है, लंब है। तो लंब होने का मतलब ये भी 90 अंश बन गया और यह भी 90 अंश का कोण बन गया। तो प्यारे बच्चों बताओ ये क्यों समांतर होंगी, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हो रहे हैं, क्योंकि दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है और इस तरह से काट रही है कि उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो ये दो रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो पहले का आंसर हो गया कि हाँ होंगी। क्यों होंगी, इसके पीछे पता चल गया, आपस में समांतर होंगी क्योंकि उनके संगत कोण समान है। उनके संगत कोण क्या हैं, समान हैं। दूसरा कहता है यदि पी क्यू के समांतर है और कोण 163 है तो कोण 2 का मान बताओ। बेटा अगर पी क्यू के समांतर है, अगर पी क्यू के समांतर है तो कोण 1 किसके अंश के बराबर दिया है, 63 अंश के बराबर दिया है। तो बताओ बेटा अगर ये दो समांतर है तो ये टी क्या हुआ, एक तिर्यक रेखा हुआ, और एक तिर्यक रेखा हुआ तो कोण 1 और 2 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अतः संगत कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, तो कोण 2 भी कितने अंश का हो जाएगा, 63 अंश का हो जाएगा। तो हमें